हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करने वाले हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में इवैल्यूएशन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बन करके आते हैं। तो काफ़ी टाइप के इवैल्यूएशन के तरीके हैं। इवैल्यूएशन का मतलब सिंपली है कि जब लर्निंग की प्रक्रिया पूरी होती है तो ये जांचना कि आखिर लर्नर की कितनी लर्निंग हो पाई है। कई प्रकार के इवैल्यूएशन सिस्टम्स होते हैं या टाइप्स होते हैं, जैसे समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सीआरटी, एनआरटी। इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और इनसे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो बिना डिले के इस कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का A to Z कोर्स चाहिए, मतलब एक भी जो टॉपिक है वो नहीं छूटा होगा और सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो छोटे छोटे वीडियोस के रूप में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएंगे, है ना। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसका डेमो ले सकते हैं और इसके अलावा लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसके डेमो का। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 1 के जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, जिससे आपको एग्जैक्ट पैटर्न पता चलता है, जिससे आपकी एक्चुअली प्रैक्टिस होती है स्क्रीन के ऊपर, ये आपको केवल और केवल यही मिलते हैं। और यहाँ पे आप ईयर वाइज तो पेपर की प्रैक्टिस कर ही सकते हो, साथ में आप यहाँ पे यूनिट वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, सबके अलग अलग क्वेश्चंस जो हैं आप लगा के अपने अलग अलग पेपर उनके सेक्शंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका भी फ्री डेमो अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर और इसके अलावा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके फ्री डेमो जरूर से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज समेटिव एंड फॉर्मेटिव। दो प्रकार की इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो जैसा कि नाम ही बता रहा है कि जब हमारी नॉलेज फॉर्म हो रही है, यानी कि जब हमारी लर्निंग का जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है, कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है, उसके बीच बीच में जो छोटे छोटे हमारे इवैल्यूएशंस होते हैं या छोटे छोटे हमारे जो टेस्ट होते हैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाते हैं। जैसे हम जब स्कूल में थे तो आप देखते थे कि मेन एग्जाम होने से पहले बीच बीच में छोटे छोटे टेस्ट होते थे या कभी कभी टीचर छोटे छोटे क्विज कराते थे या डिस्कशन कराते थे, ताकि ये पता चले कि हर एक चैप्टर के बाद स्टूडेंट की कितनी तैयारी हुई है। तो ऐसे प्रकार के इवैल्यूएशंस को हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक ऐसे प्रकार का इवैल्यूएशन है जो कि ये बताता है कि जो हमारी प्रोग्रेस है वो कैसी हो रही है हमारी पढ़ाई के दौरान, है ना, कितना हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम किसी कोर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे बोल्ड से लिखा है इट इज डन ड्यूरिंग द लर्निंग पीरियड। तो लर्निंग पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे जैसे हमारी लर्निंग होती जा रही है वैसे वैसे हमारा ये प्रकार का इवैल्यूएशन होता चला जाता है। और इस इवैल्यूएशन से फीडबैक मिलता है स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। तो जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये आपको याद रखना है कि ये टीचर को भी फीडबैक देता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक देता है। सबसे पहली बात, इस लाइन को हम लोग थोड़ा और डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स है जिनके बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, यही आपके मार्क्स तय करती हैं, यही आपका स्कोर तय करती हैं। आप लाख बड़े बड़े चिट्ठे पढ़ लें कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या है, कितने स्टेप्स हैं, लेकिन अगर उसके बेसिस पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो उसको पढ़ के कोई भी फायदा नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ये लाइन लिखी है कि ये जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है ये स्टूडेंट को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है और टीचर को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है। इसका ये मतलब है कि भाई जब लर्निंग हो रही है और उसके बीच में छोटे छोटे टेस्ट होते हैं तो लर्नर को भी पता चलता है कि भाई कौन सा चैप्टर मेरा तैयार हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। टेस्ट के थ्रू उसकी तैयारी होती है और इसके अलावा टीचर को भी पता चलता है कि वो टीचिंग किस प्रकार से करा रहा है, क्या कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, एंड सो ऑन। तो दोनों को ही ये फायदा पहुंचाते हैं, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट हो। आई होप आपको इसका मतलब समझ में आ गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है समेटिव इवैल्यूएशन, और समेटिव इवैल्यूएशन का एक और नाम है वो है इंपैक्ट इवैल्यूएशन। तो इस बात को याद रखना। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो जो जो नुआंसेस हैं, जो जो नई नई चीजें होती हैं वो हमको पता चल जाता है कि भाई देखो किसी किसी क्वेश्चन में समेटिव इवैल्यूएशन को इंपैक्ट इवैल्यूएशन कह के लिखा है। अब जितने घंटों की आप क्लासेस करते रहो, जितनी बड़ी बड़ी थ्योरीज पढ़ते रहो, लेकिन ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये अगर आपने नहीं तैयार किए हैं
तो कितने ही घंटे की आपने मेहनत करी हो वो बर्बाद हो जाती है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमेशा से फोकस करना चाहिए। तो आप समेटिव बोलें या आप इंपैक्ट इवैल्यूएशन बोलें, सेम बात है। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के उलट ये जो हमारा इवैल्यूएशन होता है या जो एग्जाम होता है, ये लर्निंग पीरियड के आखिरी में होता है। जब हमारी लर्निंग हो जाती है, पूरा कोर्स खत्म हो जाता है, तो एंड में हमारी परफॉर्मेंस समेटिव इवैल्यूएशन से मापी जाती है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आपके स्कूल वगैरह में जो बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो बोर्ड के एग्जाम हमेशा बिल्कुल लास्ट में होते हैं, और क्योंकि वो लास्ट में होते हैं, ओवरऑल आपकी नॉलेज और परफॉर्मेंस को वो मापते हैं, इसलिए ये ज्यादा रिलायबल भी होते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से ज्यादा समेटिव इवैल्यूएशन आपके रिलायबल होते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं समेटिव इवैल्यूएशन के? सेमेस्टर वाले आपके एंड के जो एग्जाम हैं, बोर्ड के आपके एग्जाम हो गए, फाइनल जो आपकी मार्किंग आती है, ग्रेड्स आते हैं किसी कोर्स को करने के एंड में, उसको हम कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे ये जो इवैल्यूएशन है, ये फाइनल ग्रेड प्रोवाइड करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी है। और जितनी मैंने बातें बताई उतनी भी अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला है, विच असेसमेंट विल बी गिवन टू लर्नर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस रादर देन आफ्टर इट इज कंप्लीटेड। क्या कह रहा है? कौन सा असेसमेंट या इवैल्यूएशन या एग्जाम है जो कि लर्नर को दिया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स, कोर्स के दौरान। तो आप देख रहे हो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है, और जो हमने पढ़ा 2-3 लाइन की भले बात पढ़ी, 10 मिनट भी नहीं हुए उसके अंदर से, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द वेरियस सेलिएंट फीचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एक्सक्यूज मी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के जो मुख्य फीचर हैं वो क्या क्या है? तो ए यहां पे कह रहा है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स टू यूज टीचिंग स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द लर्नर। यानी कि टीचर को एक फीडबैक देता है कि कैसे वो लर्नर की जरूरत के हिसाब से अपनी टीचिंग की स्ट्रैटेजी को गढ़े, कैसे उसको बनाए। बी पॉइंट कह रहा है, ये लर्नर को हेल्प करता है ना, एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली इंगेज इन लर्निंग, ताकि वो एक्टिवली जो है इंगेजमेंट बनाए लर्निंग में, बीच से अपना ट्रैक ना वहां से छोड़ दें। सी पॉइंट है, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग द लर्निंग एबिलिटीज ऑफ द लर्नर, यानी कि लर्निंग एबिलिटीज भी बढ़ती हैं इस फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डी कह रहा है, इट कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रेडिंग एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द लर्नर। ओवरऑल ग्रेडिंग यानी कि पूरे के पूरा जो लर्नर पढ़ लेता है और उसकी जो ग्रेडिंग और जो मार्क्स आते हैं उसको ये निर्धारित करता है। और ये कहता है, इट सम अप हाउ मच अ स्टूडेंट हैज लर्न ओवर अ पीरियड टाइम, यानी कि ये पूरा का पूरा कुल मिला के ये बताता है कि आखिर कितनी लर्निंग जो है एक निश्चित समय अंतराल में लर्नर की हो पाई। पता नहीं क्यों खांसी हो रही भाई अचानक से। तो आई होप आपको समझ में आ गया, बहुत इजी है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है वो ड्यूरिंग होता है और दोनों को फीडबैक देता है, जबकि जो समेटिव इवैल्यूएशन होता है वो आखिरी में होता है। लास्ट के जो 2 पॉइंट है वो समेटिव वाले हैं, तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। और मेरे हिसाब से जो हमारा ए बी सी पॉइंट है वो सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। अगेन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चन आया है, और आप देख रहे हो ये सारे के सारे हमारे 2023 के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, आप अगर मेरे से काफी टाइम पहले से पढ़ रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन है आप देखते हो उसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस हो गए, थोड़ा कठिन बना करके हो गया, पढ़ने की चीजें ज्यादा हैं और ज्यादा टाइम टेकिंग भी कभी कभी होते हैं। लेकिन अगर आपका बेस क्लियर है तो ये क्वेश्चंस आपको कभी डराएंगे नहीं, आप आराम से इनको पढ़ोगे, और अगर आपने पहले से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाए हैं तो आराम से आप पढ़ोगे और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज लगाए हुए हैं, एमसीक्यूज एक लाइन के होते हैं कि एक लाइन लिखी है व्हाट इज दिस, और उसके 4 ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, इस टाइप के बेकार के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत रेयर होते हैं यूजीसी नेट के अंदर, खासकर अब जब वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हैं लैंग्वेज को। कंसेप्ट्स भी थोड़े नए लेकर के आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा क्या हो रहा है कि वो लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दे देंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दे देंगे, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेरी आपको सलाह यही है कि भाई अपनी आंखें खोलो, सेल्फ अवेयर बनो, और एमसीक्यू जो एक एक लाइन वाले होते हैं उनको प्रैक्टिस करके खुश मत हो जाया करो।
क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा फ्री मिलती हैं और हर जगह आपको मिलती हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो जो डिफिकल्टी है और जो पढ़ना पड़ेगा उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होगी साइड बाय साइड। ओके, तो देख लेते हैं कि कौन कौन से गुण जो हैं वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के हैं। इनमें से एक हमको सिलेक्ट करना है। ओके, टीचर अवार्ड्स ग्रेड टू स्टूडेंट। टीचर जो है ग्रेड्स देता है, तो ग्रेड्स मैंने जैसे आपको बताया वो कब होता है, समेटिव इवैल्यूएशन में। टीचर क्लैरिफाइज द डाउट ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास इटसेल्फ। टीचर जो है क्लास के अंदर ही डाउट को क्लैरिफाई करता है। हो सकता है सही आंसर हो, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है स्टूडेंट की। एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में क्या एग्जाम होते हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम किस में आता है, समेटिव में आता है, क्योंकि वो भी एक कोर्स के एंड में होता है। टीचर गिव्स मार्क्स टू स्टूडेंट इन द फाइनल एग्जाम। अगेन फाइनल एग्जामिनेशन लिखा है तो ये भी नहीं होगा और सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इजी लगा आप लोगों को? चलिए, अगला जो हमारा टाइप है इवैल्यूएशन सिस्टम का वो है सीआरटी एंड एनआरटी। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरियन मतलब होता है एक लकीर कह सकते हो, एक निश्चित लकीर है ना, कि इसके ऊपर अगर आपके मार्क्स आए तो आप पास हैं और इसके नीचे अगर आपके मार्क्स आए तो आप फेल हैं। इसका मतलब ये जो लकीर है इसको आप क्या बोल सकते हो, क्राइटेरियन बोल सकते हो। एक माप बनाई गई है कि जिसके ऊपर अगर आप मार्क्स ले आते हो तो आप पास हो जाएंगे और इसके नीचे अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। जब इस प्रकार का हमारा एग्जाम होता है और इस प्रकार से हमारा परिणाम या रिजल्ट निर्धारित होता है तो इसको हम कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। ठीक है जी। तो जैसे यहां पे दिया हुआ है कि इस प्रकार के असेसमेंट्स में टीचर एक मेजर डिजाइन करता है। मेजर मतलब एक माप निर्धारित करता है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। एक फिक्स्ड क्राइटेरिया, हमने एक फिक्स्ड माप बनाई है और परफॉर्मेंस जो है इसके हिसाब से ही मापी जाएगी कि स्टूडेंट ने अच्छा करा है या बुरा करा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक एग्जाम है जिसमें आपको 60% से ऊपर लाना है। जनरली जो सीटेट का पेपर होता है, अगर आप में से कुछ लोगों को पता हो, तो उसमें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग चलती है। अगर 60% के आप ऊपर ले आएंगे तो आप बोला जाएगा कि आप सीटेट पास हो गए और आपको सीटेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर 60% आपके नहीं आए, उससे कम आए, तो ऐसा बोला जाएगा कि भाई अगली बार फिर से मेहनत करो, आप सीटेट को पास नहीं कर पाए। आई होप आप समझ गए। तो जब एक माप होती है और उस माप के आधार पे आपका रिजल्ट तय होता है तो उसको हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहते हैं, है ना। और यहां पे आप देखें कि यहां पे जो आपका स्कोर है, आप पास होंगे या फेल होंगे या कितना स्कोर बनेगा, वो स्वतंत्र है दूसरे स्टूडेंट से। तो ये एक मेन पॉइंट है इसका कि आपका जो स्कोर है आपका अपना है, आपको किसी दूसरे से मतलब नहीं है। आप अपना पढ़ाई करेंगे, अपना एग्जाम दे के आएंगे, जैसे मार्क्स आए, क्राइटेरिया सेट है, उसके ऊपर आए तो पास, नीचे आए तो फेल। दूसरे किसी स्टूडेंट से क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में आपका कोई मतलब नहीं। दूसरा कुछ भी ला रहा हो नंबर, आपके रिजल्ट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखना, आगे ये काम आएगा। और अगला पॉइंट है कि इट इज डिफाइंड इन परसेंटेज। तो आपका जो स्कोर आता है उसको हम किस में डिफाइन करते हैं, प्रतिशत में डिफाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है 100 नंबर का, 100 नंबर में आप 70 नंबर लेके आए, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 70% है। प्रतिशत क्यों यूज होता है, एक हिस्सा दिखाने के लिए कि टोटल मार्क्स का कितना प्रतिशत जो है आपका स्कोर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यूजीसी नेट का एग्जांपल लें, तो मान लो कि जो पेपर 1 है वो 100 मार्क्स का होता है ना, या कह लो कि पेपर 1 जो है उसमें 50 टोटल क्वेश्चंस होते हैं। मान लो अगर आपने इसमें से टोटल 30 क्वेश्चंस ठीक कर लिए तो हम क्या बोलेंगे कि आपका 60% जो है आपने स्कोर कर लिया। तो हमेशा जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है उसमें परसेंटेज यूज होता है। इस बात को भी ध्यान रखना, अभी आगे काम आएगा। तो इसके उलट जो एक दूसरा तरीका है इवैल्यूएशन का, उसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। अब ऊपर था सीआरटी, सीआरटी में था क्राइटेरिया, यानी कि एक माप जिसके ऊपर आए तो पास, नीचे आए तो फेल। यहां पे क्राइटेरिया नहीं है, यहां पे नॉर्म आ गया। अब ये नॉर्म का क्या मतलब है, नॉर्म का मतलब है कि आपके साथ जो लोग पेपर दे रहे हैं उनका क्या स्कोर आ रहा है, उसके बेसिस पे आपका स्कोर निर्धारित होगा।
जैसे मान लीजिए कि 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लोग पेपर दे रहे हैं, है ना। और इसका स्कोर कैसे निकलना है? इसका स्कोर ऐसे निकलना है कि टॉप के जो 2 लोग होंगे उनको हम पास मानेंगे और निचले जो 3 लोग होंगे वो फेल हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। अब यहां पे उससे लेना देना नहीं है कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आप इस एक निश्चित क्राइटेरिया के ऊपर स्कोर करेंगे तो आप पास हैं या फेल है, यहां पे उससे मतलब नहीं है। यहां अब आपकी जो परफॉर्मेंस है आपके साथ जो लोग पेपर दे रहे हैं उस पे निर्धारित हो रही है। तो आपके साथ जो लोग पेपर दे रहे हैं उसको हम कहते हैं नॉर्म ग्रुप। तो अभी आपको समझ में आया कि नॉर्म कहां से आया? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आपके साथ जो लोग बैठ के पेपर दे रहे हैं, क्राइटेरिया नहीं रखा गया है यहां पे ये बोला गया है कि ऊपर के जो टॉप 2 लोग होंगे उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप सबके बीच में हो जाएगी कंपटीशन और जो जितने मार्क्स ले आएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं और मेरा फ्रेंड एक एग्जाम दे रहे हैं जिसमें नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग से मार्किंग होनी है और मैं अपने फ्रेंड को नकल करा रहा हूं, तो ऐसा हो सकता है कि वो पहले से मुझसे ज्यादा जानता हो और मैं जो उसको नकल कराऊं वो भी वो लिख दे और मैं फेल हो जाऊं और वो पास हो जाए, है ना। तो इसीलिए नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होती है? कंपटीशन होती है, क्योंकि नॉर्म ही रेफरेंस है, नॉर्म ग्रुप जो है उसको रेफर करके हम मार्किंग को तय कर रहे हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या था कि हमने क्राइटेरिया बनाया है कि इतने प्रतिशत का स्कोर होना चाहिए और उसको रेफरेंस में लेके हम टेस्टिंग ले रहे हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में क्या होता है? स्टूडेंट की नॉलेज या स्किल को दूसरे स्टूडेंट का जो ग्रुप है उसकी नॉलेज या स्किल से कंपेयर किया जाता है और उसके बाद जो है ये पता लगाया जाता है कि वो स्टूडेंट पास हुआ या फेल हुआ, है ना। और जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है इसका स्कोर निकाला जाता है परसेंटाइल में। तो परसेंट सीआरटी में यूज होता है जबकि परसेंटाइल यूज होता है नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में। अब परसेंटाइल का क्या मतलब है इसको समझो। देखो ये 5 लोग हैं जो पेपर दे रहे हैं, ठीक है जी। इसमें से टॉप 2 लोग जो होंगे, अगर मान लो इनका सिलेक्शन होना है, तो जो सबसे ऊपर बंदा है इसको हम बोलेंगे इसकी 100 परसेंटाइल आई है। बात समझ गए? इसकी 100 सबसे ऊपर का जो बंदा है उसको हम बोलेंगे इसकी 100 परसेंटाइल आई है। यानी कि इनकी अगर रैंकिंग निकाली जाए, इन बच्चों की अगर रैंक निकाली जाए तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप नंबर पे जो नंबर 1 रैंक पे बंदा है उसने 100% बच्चों को अपने पीछे छोड़ दिया। तो परसेंटाइल और परसेंटेज में कंफ्यूज नहीं होना। देखो सीआरटी में जो परसेंटेज है वो आपको आपकी अपनी प्रोफिशिएंसी, आप कितने कुशल हैं, कितने नंबर आप स्कोर कर रहे हैं, ये आपको अपनी जो प्रोफिशिएंसी है, कुशलता है, उसको बताने में मदद करता है। और जो परसेंटाइल है या जो एनआरटी हम लोग यूज करते हैं, इसमें स्टूडेंट को अपनी कुशलता नहीं पता चल रही, उसको यह पता चल रहा है कि बाकी लोगों से मैं कितना आगे हूं। जैसे मान लीजिए कि ये बंदा जो 3rd लेवल पे है, मान लो उसके 70 परसेंटाइल है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसने 70% बच्चों को पीछे छोड़ दिया। बात समझ गए? तो इस तरीके से जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है वो आपको रैंक बताता है दूसरों के साथ कंपेयर करा के, जबकि जो सीआरटी है ये आपको आपकी अपनी प्रोफिशिएंसी बताता है ना। तो जैसे मान लीजिए कि काफी टाइम होता है कि लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैंने इस एग्जाम में देखो 100 परसेंटाइल स्कोर किया है ना, तो काफी खुश होकर बताते हैं कि मैं 100 परसेंटाइलर हूं। जैसे कैट वगैरह के पेपर है ना, तो उसमें क्या होता है, कहते हैं मैं 100 परसेंटाइल लाया, मैं 99 लाया। देखो भाई परसेंटाइल से आपकी समझदारी या प्रोफिशिएंसी नहीं पता चलती है। आप बस इतना बता रहे हो 100 परसेंटाइल कह के कि भाई मैंने 100% बच्चों को पीछे छोड़ दिया। जब आप कह रहे हो कि मेरे 90 परसेंटाइल आए हैं तो आप कह रहे हो कि मैंने 90% बच्चों को पीछे छोड़ दिया। उससे आपने स्कोर कितना किया वो नहीं पता। हो सकता है आपका स्कोर 0 रहा हो, बाकी का माइनस में चला गया हो। तो 0 स्कोर वाले को समझदार तो नहीं बोलेंगे, फिर भी उसकी परसेंटाइल 100 या 90s में जा सकती है। और यही कारण है कि आपका जो यूजीसी का पेपर है वो परसेंटाइल बेस पे चलता है, और इसीलिए आप अपने मार्क्स या स्कोर को देखते हो और आप सोचते हो कि यार मेरे तो 90 परसेंटाइल 95 परसेंटाइल आ गए, फिर भी मेरा नेट क्यों नहीं हुआ, नेट तो बड़ा कठिन हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो मेन कंपटीशन होती है वो लास्ट के
4 से 5% लोगों में होती है। अब अगर मान लो आपकी 94 परसेंटाइल आई है तो जाहिर सी बात है कि भैया आपको थोड़ा और उन परसेंट छोड़ थोड़े से बच्चों के अंदर और जाना पड़ेगा, यानी और बच्चों को पछाड़ना पड़ेगा अपने पीछे, तब जाकर के आपका नेट जेआरएफ होगा। और जो मेन खेल होता है ना वो आखिरी के 96, 7, 8, 9, 100 इनका खेल होता है। बात समझ रहे हो? तो यहां पे आप लोग क्या करते हो कि आप लोग देखते हो अरे मेरा स्कोर 92% है, खुश हो जाते हो, क्योंकि आप लोग के दिमाग में है परसेंटेज। आपके दिमाग में ऐसा इमेजिनेशन होता है कि भाई मेरे तो जैसे 92% ही आएगा, तो परसेंट नहीं आया भाई आपके 92। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि जो देखो कोई भी एग्जाम होता है ना तो उसमें कमजोर बच्चे ज्यादा होते हैं, मतलब जो लोग ऐसी चलो तैयारी वगैरह नहीं करी और दे दिया भर दिया, तो जो भीड़ आपको दिखती है वो बहुत ज्यादा कोई समझदार भीड़ नहीं होती है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो पूरी मेहनत करके और पूरी पढ़ाई वढ़ाई करके एग्जाम को अच्छे से देते हैं। तो अगर आपने 92% बच्चों को पीछे छोड़ दिया, इसका मतलब अगर आपने आपकी 92 परसेंटाइल है तो कोई बहुत तीर नहीं मार लिया है, क्योंकि काफी सारे बच्चे तो ऐसे ही मुंह उठा करके पेपर दे देते हैं, है ना। मेन है कब कब आपका नेट जेआरएफ निकलेगा, जब हम 95 के ऊपर 96, 97, 98, 99, 99.99 ऐसे करके जब आप परसेंटाइल लाओगे तब उसको मानना कि आपने शायद अच्छा स्कोर किया होगा, जिसकी वजह से आपका इतना ऊपर परसेंटाइल आया, और तभी आपका नेट जेआरएफ होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग में टेस्ट डेटा हेल्प्स अस डिटरमाइन अ स्टूडेंट्स प्लेस और रैंक। नॉर्म में हमको रैंक पता चलती है, क्राइटेरियन में हमको प्रोफिशिएंसी पता चलती है। तो दोनों बातें सही हैं। सीआरटी में हमने कितना स्कोर करा, हमारी कितनी कुशलता है, ये हमें पता चलती है, जबकि नॉर्म में हमको रैंक पता चलती है। सही बात है। और चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। When the test data tells us about a student's level of proficiency in a defined area, the procedure of evaluation is called। जब हमको प्रोफिशिएंसी दिखती है तो वो कौन से प्रकार का एवेल्युएशन है? जाहिर सी बात है कि वो हमारा नॉर्म नहीं, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है ना। ये याद कर लो, प्रोफिशिएंसी सीआरटी, रैंक एनआरटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं असर्शन और रीजन का। तो यहां पे लिखा है सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग के लिए एनआरटी और सीआरटी दोनों ही सिंथेसाइज्ड होने चाहिए। रीजन दिया है कि पेरेंट्स जो हो गए और टीचर हो गए और स्टूडेंट हो गए, इनको जो इनकी अकॉम्प्लिशमेंट है वो और अच्छे से जानने में ये चीजें मदद करती हैं, है ना। अब ध्यान से समझो, मैं क्यों बार बार जोर देता हूं कि पीवाईक्यूज ज्यादा देखो, एमसीक्यूज देख के फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको हो सकता है एमसीक्यूज 1000 करा दिए जाएं कि फॉर्मेटिव वैल्यूएशन क्या होता है और समेटिव क्या होता है, लेकिन ये ट्रिकी लैंग्वेज देख रहे हो आप जो यूजीसी नेट के पेपर में आती है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगी। और आज की डेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने सारे शिफ्ट में पेपर होते हैं कि उसकी कोई कमी नहीं है। मतलब ये एक फ्री रिसोर्स आप समझ सकते हो जो आपकी बेस्ट पढ़ाई कराता है। जनरली हमको लगता है कि यार हम जो है हमको कुछ ऐसा मिल जाए वैसा मिल जाए तब हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। नहीं भाई, ये फ्री रिसोर्स है आपकी, जो कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करा देती है कि आप वो कठिन से कठिन लैंग्वेज भी पढ़ने लगते हो और उसकी प्रैक्टिस भी करने लगते हो। तो दोनों बातें यहाँ पे सही हैं कि कोई भी जो स्कोर है सीआरटी एनआरटी दोनों में होना चाहिए, ताकि जो है एक अच्छी इन डेप्थ जानकारी मिल पाए टीचर्स को, पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को, है ना। तो इसीलिए भाई पेपर 1 के इतनी मैंने मेहनत इसीलिए करी भाई, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से हो पाए और आपका जो लक्ष्य नेट जेआरएफ का वो स्मूथली निकल पाए, है ना। एक देने को मैं भी आपको 1000, 2000, 5000, 10000 एमसीक्यूज दे दूं, उसमें क्या जा रहा है भाई। किताब लेनी होती है, कॉपी पेस्ट मारना होता है और प्रोवाइड कर देना होता है पीडीएफ के रूप में। ये मेहनत मैंने इसीलिए करी है कि भाई एक एक सेक्शन के, ऐसा नहीं कि मैं पीडीएफ भी ऑलरेडी अवेलेबल है एनटीए के वेबसाइट पे नेट के एग्जाम्स के सारे शिफ्ट की, लेकिन मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूं कि भाई हर एक यूनिट के अलग अलग शिफ्ट के पेपर जो हो गए या फिर अलग अलग सेक्शन हो गए उनको सेग्रीगेट कर रहा हूं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने को दे रहा हूं। क्योंकि भाई अगर ये नहीं करोगे तो एग्जाम की हवा भी नहीं लगेगी कि क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या नहीं आते। और जितना आप पढ़ के चले जाओ, 12-12
घंटे पढ़ लो, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेहनत का मतलब ये नहीं कि नेट जेआरएफ होगा। स्मार्टनेस का मतलब है कि जो मेहनत कर रहे हो आप कितने स्मार्ट तरीके से उसको कर रहे हो। तो मेरे समझ में, मेरे अनुभव में जो स्मार्टेस्ट तरीका है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा लगाना। और फ्री डेमो आप पहले देख लो तो ज्यादा अच्छा होगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, और लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लस व्हाट्सएप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे कि आप इसको चेक कर सकते हो। प्लस एक ऐसा स्मार्ट कोर्स मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है जिसमें आपको एक ही जगह पे A to Z सारे कंसेप्ट्स मिल जाएंगे, और वो भी शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट वीडियो में। शॉर्टेस्ट का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ कमी है, शॉर्टेस्ट का मतलब ये है कि उसमें टाइम की बर्बादी नहीं है कि खड़े हुए हैं, साइलेंट बैठे हैं, पानी पी रहे हैं और 1 घंटा का वीडियो चल रहा है और उसमें जो है 15 मिनट की जानकारी है ना। तो यहाँ पे आपको A to Z सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के, एक भी लेक्चर छूटा हुआ नहीं होगा। प्लस हर एक चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो उसके बाद आप सेक्शन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी खुद से लगा पाओगे मॉक टेस्ट के फॉर्म में। यानी आपके सामने ये स्क्रीन है और उस पे स्क्रीन पे आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे जो लेक्चर अभी आपने पढ़ा। कोई फालतू के एमसीक्यूज नहीं, कोई बनावटी एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चंस नहीं कि वो बिल्कुल जो है मूर्ख बनाने के लिए डाल दिए हैं। हर एक क्वेश्चन के नीचे वो किस शिफ्ट में आया, किस ईयर का था, वो आपके सामने लिखा होगा। और ये सारे ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं इन पे आपकी सेक्शन वाइज बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाए। हर एक लेक्चर के सेग्रीगेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर एनआरटी पढ़ेंगे तो उसके नीचे एनआरटी के क्वेश्चन होंगे, आप फॉर्मेटिव समेटिव पढ़ेंगे तो उसके नीचे फॉर्मेटिव के सारे लाइन से क्वेश्चन होंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं, रीडेबल नोट्स हैं एंड टू द पॉइंट यहाँ पे लेक्चर्स हैं। अगेन इस समय डिस्काउंट भी चल रहा है तो जल्दी से इसको भाई ले लो, और यहाँ पे फ्री डेमो जो है वो भी अवेलेबल है। काफी लेक्चर्स तो उसमें फ्री ही डले हुए हैं, तो आधी से ज्यादा तो आप फ्री पढ़ेंगे तो वहीं से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसका भी लिंक है, और जो डेमो है उसका भी लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। तो चलो गाइस, अभी के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।